सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबसे पहले के लोग अमेरिका कैसे आए। मेरे हिसाब से ये तो बहुत बड़ी बात है। एशिया से अमेरिका तक आना, आइस एज में या उसके खत्म होने के बाद, बिना ये जाने कि आगे क्या है, दुनिया कैसी दिखती है। क्या आप इसके बारे में बता सकते हैं? सबसे पहले के लोग अमेरिका कैसे पहुंचे? हाँ, मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ी बात है। मेरा मतलब है, ऐसे रहना तो बहुत मुश्किल है। मैंने आपके कुछ पॉडकास्ट सुने हैं। जॉर्डन जोनस ने तो कर दिखाया, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं कर पाता। तो फिर वही बात हुई। जॉर्डन जोनस जैसे लोग हैं जो इतनी मुश्किल जगह में न सिर्फ सरवाइव कर सकते हैं बल्कि अच्छे से फलते फूलते हैं। तो मतलब ये पॉसिबल है। तो आपके हिसाब से सबसे पहले के लोग कब और कैसे आए? जो पहले थ्योरीज थीं, वो अभी भी कुछ हद तक वैलिड हैं, या कम से कम उन पर बात की जा सकती है। जैसे कि जब लैंड ब्रिज बना था, तब नोमैडिक हंटर्स बड़े जानवरों का पीछा करते हुए इस नए भूभाग तक आ गए, क्योंकि उस समय कोई बड़ा बैरियर नहीं था जो उनकी यात्रा को रोक सके। लेकिन जो चीज वाकई बदली है, वो ये कि ये सब कब हुआ था। डीएनए ने तो आर्कियोलॉजी को बदल कर रख दिया है। हमें एवोल्यूशनरी ट्रैक्स मिल रहे हैं जो पहले कभी नहीं मिले थे। जब मैं आर्कियोलॉजिस्ट बना था, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमें इतनी जानकारी मिलेगी। और यह जानकारी ज्यादातर टेक्सास ए एंड एम से आ रही है। पहले तो यह माना जाता था कि ये माइग्रेशन 12,500 साल पहले हुआ था, लेकिन अब हमें साफ दिख रहा है कि एक माइग्रेशन तो लगभग 30,000 साल पहले हुआ था। और अब जो बात पागलपन लगती है, लेकिन सच हो सकती है, वो ये है कि ये 60,000 साल पहले भी हो सकता है। बहुत सी डीएनए स्टडीज ये बता रही हैं कि पहला माइग्रेशन 60,000 साल पहले हुआ था। और जब मैं नया नया आर्कियोलॉजिस्ट बना था, तो 12,500 साल पहले के बारे में कुछ बोलना भी बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। अगर आप ऐसा कहते, तो आपको पागल समझा जाता था। लेकिन अब यह साफ है कि वो कम से कम 30,000 साल पहले आए थे, और यह ब्रिज कई बार खुला और बंद हुआ था। आइस एज के दौरान? हाँ। मतलब ये हैरत अंगेज है ना? ये सचमुच हैरत अंगेज है। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो आए और उन्होंने फौरन न्यूयॉर्क बना दिया, लेकिन लोग तो थे, और उससे पहले तो यहां कोई था ही नहीं, जो कि बहुत ही दिलचस्प बात है। जब ब्रिज बंद हुआ, तो डीएनए म्यूटेट हो गया, और इसलिए अमेरिका में कुछ खास तरह के हैप्लोग्रुप्स हैं जो कि आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। और इसी हैप्लोग्रुप से पता चलता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग साइबेरिया से यहां आए थे, अफ्रीका से नहीं, पश्चिमी यूरोप से भी नहीं। ये थ्योरीज अभी भी हैं, लेकिन अब फ्रिंज हो गई हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरह से दरकिनार नहीं किया गया है। मैं कहूं तो डीएनए भी एक डेवलपिंग साइंस है, और हमें ये याद रखना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोड क्रैक कर लिया है और अब हमें सारे जवाब पता हैं। और कभी-कभी किसी भी विभाग की साइंस की तरह कोई ब्रेक थ्रू हमें पीछे ले जाता है, आगे नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि हमें डीएनए से बने मॉडल्स पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जेनेटिक एविडेंस से हमें इतना तो पता ही चल रहा है कि सब लोग साइबेरिया से आए थे, और सारे नेटिव अमेरिकन लोग एशियाई मूल के हैं। क्या आपको लगता है कि ये धीरे धीरे हुआ था? अगर ये 30,000 से 60,000 साल पहले हुआ था, तो क्या ये नोमैडिक ट्राइब्स का धीरे धीरे आना था, जैसे वो जानवरों के पीछे जाते थे? या फिर क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक्सप्लोरर था जिसने अपने ट्राइब को कहा कि चलो चलो चलो, और शायद 100 साल के सफर में वे नॉर्थ अमेरिका तक पहुंच गए। नॉर्थ यानी जहां अब कनाडा है। मतलब धीरे धीरे सफर करने के बजाय उन्होंने ये सफर जल्दी जल्दी पूरा किया हो। मेरे हिसाब से भी यह सफर तेजी से तय किया गया था। हालांकि इस बारे में सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है, लेकिन अगर हम एवोल्यूशनरी मॉडल्स को देखें, तो वहां पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम की थ्योरी भी तो है, जहां बदलाव धीरे धीरे नहीं, बल्कि अचानक तेजी से होते हैं। बिल्कुल, जैसे पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम में बड़े बदलाव होते हैं, और फिर चीजें धीरे धीरे सेटल हो जाती हैं, और फिर कोई बड़ा बदलाव होता है। मुझे लगता है कि पहले लोग जहां तक जा सकते थे, चले गए,
और फिर कुछ कॉलोनीज हजारों साल तक अलग थलग यानी आइसोलेटेड रहीं। डीएनए हमें जो दिलचस्प जानकारी दे रहा है वो ये है कि ब्लड टाइप्स से भी पता चलता है कि अमेरिका के सबसे पुराने लोग दक्षिण अमेरिका से हैं, जो कि शुरू में ही अलग हो गए थे और जिनका डीएनए मिक्स नहीं हुआ, जैसे कि अमेज़न के आदिवासी लोग। उनमें से ज्यादातर का ब्लड टाइप ओ है और वो हैप्लोग्रुप डी से हैं, जो कि सबसे पुराना हैप्लोग्रुप माना जाता है। और वो वहां क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है कि वो बेरिंग स्ट्रेट से आए थे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिसकी वजह से हम कह सकें कि वो ओशेनिया से आए होंगे। तो हो सकता है कि वो शायद नाव से पूरे कोस्ट के साथ साथ दक्षिण अमेरिका पहुंच गए होंगे। तो कोई सांस्कृतिक इंजन था जिसने उन्हें एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित किया। तो अगर आपको अपना सब कुछ दांव पर लगाना हो, हाँ, बिल्कुल, ये बात हजारों साल पहले की हो सकती है, लेकिन बहुत तेजी से हुई होगी। ये एक्सप्लोरर्स थे जिन्होंने बड़ी तेजी से यात्रा की। वो पूरे दक्षिण अमेरिका तक पहुंच गए और वहां अपना स्टेबल एग्जिस्टेंस बनाया और फिर वहां से धीरे धीरे पूरे अमेरिका में फैल गए। मेरे हिसाब से बाकी लोग बाद में आए और उत्तरी और मध्य अमेरिका में रहने लगे और पहले वाले लोग दक्षिण अमेरिका तक पहुंच गए और वहीं रह गए और फिर बाद में समय के साथ आने वालों के साथ मिल गए। ये दिलचस्प है। यूरोप में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है और आजकल लगभग सभी को लगता है कि आ, सेल्टिक लोग आयरलैंड से हैं। लेकिन असल में वो पूर्वी यूरोप से थे, पूरे इलाके में थे। और जब रोम ने सब कुछ जीत लिया तो सिर्फ आयरलैंड ही बचा जहां सेल्टिक लोग थे। रोम वाले शायद सोचते थे, अरे उन लोगों को उस आइलैंड पर रहने दो, हमें उनसे कोई पंगा नहीं लेना। तो अब हमें ऐसा लगता है कि वही सेल्टिक संस्कृति का मुख्य केंद्र था, लेकिन असल में वो बस एक फ्रिंज या किनारे पर मौजूद संस्कृति थी। अगर ये 60,000 साल पहले हुआ था, मतलब फिर तो ये सचमुच बहुत ही अर्ली ह्यूमंस थे। हाँ, और कई दशकों से ऐसी बातें चल रही हैं कि अमेज़न और एंडीज में आ, बहुत ही पुराने कार्बन 14 डेट्स मिले हैं जिन्हें लोग डिसमिस कर देते थे और कहते थे कि नहीं, यह 40,000 साल पुराना नहीं हो सकता। लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें नए सबूतों के साथ इन पर फिर से ध्यान देना होगा।